Hello guys, welcome to your YouTube channel and you are watching Shivi Hub. This is our chapter number 3rd, Metals and Non-Metal of grade 10, and this is the part number 2, and we can say this is the last part of the video. So without further delay, let's begin. So the first topic says reaction of metals with salt solution. तो रिएक्शन कैसे होता है हमारे मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, वो हम देखेंगे. सबसे पहले आपको बता दें इस रिएक्शन में होता क्या है. बेसिकली जो मेरा मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा. और इसमें ऐसा मतलब बस यही इसका काम है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली होता है. ओके गाइज, अब लेस रिएक्टिव और हाँ एक और चीज़ है, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है आपके लेस रिएक्टिव मेटल को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से. लेकिन जो मेरा लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है. ठीक है गाइस, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. कैसे, एग्जांपल देख लेंगे. मेरे पास है जिंक प्लस CuSO4. ठीक है, तो भाई Zn जो है जिंक मेरा, वो कॉपर से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हाईली रिएक्टिव है, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है. तो इसलिए वो उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा. देखिए Cu को अकेला छोड़ दिया और इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना के ZnSO4 फॉर्म कर लिया. अगेन Fe प्लस CuSO4 था, तो मेरा जो Fe आयरन होता है वो मेरा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो FeSO4 फॉर्म कर लेगा, Cu को बाहर निकाल देगा. अब गाइज एक और मेरे पास रिएक्शन है Cu प्लस ZnSO4. यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा जिंक जो है, जो पहले से ही सॉल्ट सॉल्यूशन जिसने फॉर्म कर रखा है, वो मेरा हाईली रिएक्टिव है देन Cu. डेट्स वाई वो रिप्लेस करेगा ही नहीं, है ना, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा. हमारा कुछ चेंज नहीं होगा रिएक्शन में, बस रिएक्शन ही नहीं होगी बेसिकली. अब की पॉइंट आपके लिए है वही, अगेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को. कैसे? जैसे यहाँ पे मेरा ब्लू कलर का जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है ना, वो इसको चेंज कर देता है कलर को जिंक के साथ. अगर यहाँ पे मेरा जिंक होता तो उसको कलर को चेंज कर देता है वो, है ना गाइस. ये मेरा होता है. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आयनिक इक्वेशन. आयनिक इक्वेशन होता क्या है? आयनिक इक्वेशन का पहले हम बता देते हैं आपको होता क्या है. देखो जिंक जो है, जैसे आयनिक इक्वेशन में क्या होता है, आयनिक इक्वेशन इज बेसिकली जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, वी नो दैट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. या फिर हम बोल सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. ओके गाइज, ये हमें पता चल गया. और याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब मिल जाते हैं, जहाँ पे मतलब हमारे रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हम बोल दें कि रेडॉक्स रिएक्शन है. एग्जाम्पल के लिए आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे होता क्या है, जिंक आप देख सकते हो पहले अकेला था, देन उसने 2 पॉजिटिव मतलब यू नो आयन इसने क्या कर दिए हैं गाइज. देखो जिंक ने आयन लूज किए हैं क्योंकि 2 प्लस है ना, 2 आयन उसने छोड़ दिए, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. और अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसने आयन गेन कर लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आयन गेन करे हैं, तो इसीलिए ये मेरा रिडक्शन है. समझ गए गाइस. अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. जी हाँ, अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं. ठीक है, हमने मेटल का देख लिया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, और भी हमने रिएक्शंस देखे हैं. बट द थिंग इज कि भाई मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमें मिलता कैसे है मेटल. तो मेटल ऑकर इन नेचर एज, मेटल हमारी मतलब नेचर में कैसे पाया जाता है, ओर्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में. कैसे गाइस? डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ओर्स और मिनरल्स की फॉर्म में पाई जाता है, इतना हमें पता चल गया. डेफिनेशन देखिए मिनरल की. मिनरल होता क्या है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसमें मेटल्स होता है. हम नेचुरली पहले और से मिनरल मतलब मिनरल्स निकालेंगे, है ना, उसमें से हमारे नेचर में से लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी कुछ प्रोसेसेस होंगी, तब जाके आपका आगे आपको ये प्योरीफाई होके आफ्टर रिफाइनिंग मेटल मिल जाएगा. कैसे? अभी फर्दर विल
डिस्कस अबाउट दैट, बट अभी के लिए इतना समझिए कि मिनरल क्या होता है। मिनरल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल होता है। मतलब ऐसा नहीं है वो मेटल ही होता है, बट उसके अंदर मेटल होता है। अब और क्या है, और होता है आपका मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसा मिनरल जिससे आपका मेटल एक्सट्रैक्ट करा जा सके इकोनॉमिकली, उसको हम और बोल देते हैं। दोनों का समझ आ गया फंडा। अब एग्जांपल के लिए बॉक्साइट होता है आपका, बॉक्साइट एक और है, उसमें से आपका एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऐसे ही हेमेटाइट है, उससे आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। अब गाइस नेक्स्ट है कि एक्सट्रैक्शन में जब हम घुस ही गए हैं तो उसके स्टेप्स भी देख लेते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, अभी आपको ऊपर ऊपर से बताते हैं, फिर डिटेल होगी। बट बेसिकली होता क्या है, स्टेप्स में आपका होता है पहला माइनिंग। माइनिंग मतलब पहले माइनिंग करके, मतलब खदान में से निकाला जाएगा खोद वोद के। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब ये जो आपकी यहाँ से मतलब आप ओर लोगे, मतलब वहाँ आपको ओर मिल जाएगी जिसमें से आप क्या करोगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब मेटल को आप एक्सट्रैक्ट तो कर लोगे, स्टिल उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, इसलिए हम पहले फिर उसको रिफाइन करेंगे, या बोल सकते हैं प्योरीफाई करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत मतलब मेजरली जो यूज़ होता है। अब फ्लो क्या होता है इसमें, फ्लो चार्ट अगर हम देखना चाहें तो और से कंसंट्रेशन, और यहाँ से मतलब एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं हम अपने मेटल का, फिर रिफाइनिंग करके हमें प्योर मेटल उसका मिल जाता है। अब एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। एक्सट्रैक्शन हम रिएक्टिविटी पे बेस देखते हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब गाइज वो जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल की। कैसे जी, देखो वो डिपेंड करता है कि हमारा मेटल हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, या फिर लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं। और जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं जैसे हमारे जिंक, Fe और Pb, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन का यूज़, मतलब बेसिकली वो होता है हमारा फंडा इसमें कार्बन वाला। अब जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम हीटिंग करके तब हम निकाल पाते हैं। फाउंड इन नेटिव स्टेट और रिक्वायर सिंपल हीटिंग, उसमें सिंपल हीटिंग करनी होती है बेसिकली। अब एग्जांपल्स है मेरे Cu, Hg, Ag और Au, ये मेरे लीस्ट रिएक्टिव है, ये मेरे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो हाईली रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, इतना डन हो गया। एनसीईआरटी की एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो बस इतना कि हाई इलेक्ट्रोलाइसिस, हाई मेटल्स जो हैं मेरी रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव मेटल, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से, मीडियम को हम कार्बन, एंड जो मेरे लो हैं उन्हें हीट करके। अब देखो गाइस वो तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक सेटअप आपका दिखाया हुआ है। इसमें होता क्या है, आपको यूज़ मतलब ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, किन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी बताया हाईली रिएक्टिव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो आप एक मोल्टन कंपाउंड से, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हो, और जो मेटल है वो मेरा डिपॉजिट हो जाता है मेरे कैथोड पे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो मेरे पास 2NaCl था, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेरा 2Na और Cl2 फॉर्म करेगा। यही मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, मतलब Na एक्सट्रैक्ट कर लिया बेसिकली हमने। अब देखो गाइज यहाँ पे मैं देखूँ रिडक्शन यूजिंग कार्बन, जो मेरा सेकेंड स्टेप था कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें जो मेरे मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो होते हैं मीडियम रिएक्टिव। कौन कौन से, जिंक, आयरन और लेड को रिडक्शन हम करते हैं कार्बन का यूज़ करके। और इस रिएक्शन अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि Fe2O3 प्लस 3CO, ठीक है, और वो मेरे को दे देते हैं 2Fe और 3CO2, मतलब मेरा आयरन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुका है ना।
कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करके। अब इधर एक और है मेरे पास, मान लो आपके पास जिंक ऑक्साइड है, जो मेरे ऑक्साइड्स हैं उनको उनमें से एक्सट्रैक्ट करते, तो मैंने कार्बन ऐड किया, तो जिंक तो मेरा अलग मेरे को निकल के आ गया और मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग रह गया। इसमें बेसिकली CO जो है वो निकल जाता है और मेरा मेन मेटल जो है जो मुझे चाहिए वो रह जाता है। अब एक रिएक्शन होता है थर्माइट रिएक्शन, वो होता क्या है, देखो गाइज मेरा थर्माइट रिएक्शन ये होता है कि Fe2O3 था मेरे पास, ठीक है, उसमें मैंने 2 एल्यूमिनियम ऐड किए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो होगा क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है तो Al2O3 फॉर्म कर लेगा और 2Fe को बाहर निकाल देगा और हीट भी यहाँ से जनरेट होगी। यूज़ कहाँ पे होता है इसका, ये थर्माइट रिएक्शन इसलिए यूज़फुल है गाइज, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने में यूज़ होता है और मेरा वेल्डिंग में भी यूज़ होता है। हैवी जो मेरे आयरन के पार्ट्स होते हैं ना, जो मेरे मशीनरी वगैरह में लगते हैं, उनको वेल्ड करने में भी ये यूज़ होता है। एग्ज़ाम का एक पॉइंट है कि ये भाई बहुत एक्सोथर्मिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ जो कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है मेटल्स को, तो आप बोलोगे थर्माइट रिएक्शन। और क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है गाइस कि रेलवे ट्रैक रिपेयर के लिए कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, तो आप बता दोगे, है ना, थर्माइट रिएक्शन। अब गाइज रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, ठीक है हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मेटल्स को, बट व्हाट इज रिफाइनिंग, अब ये रिफाइनिंग क्या भला है ये मेरे को आप बता दो। अब सॉरी, अब मैंने ये तो देख लिया, लेकिन रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग गाइज इसके बाद की प्रोसेस होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपने मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर लिया है लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इन इम्प्योरिटीज़ को स्प्लैश आउट मतलब सॉरी निकालने के लिए, हटाने के लिए, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, द मेटल ऑब्टेन आफ्टर रिडक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो मेरे को मेटल मिला है उसमें अभी भी ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं एंड इज़ टिपिकली ट्रीटेड, और इसीलिए इनको टिपिकली ट्रीट करा जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करने के लिए मेरा प्योर प्रोडक्ट, प्योर मेटल। कैसे, जो मोस्ट कॉमन मेरा मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें कंपोनेंट्स जो मेरे यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, वो होता है एक एनोड और एक कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। होता क्या है, एनोड मेरा होता है इम्प्योर मेटल, कैथोड होता है मेरा प्योर मेटल, जहाँ पे मेरा डिपॉजिट हो जाएगा ये मेरा प्योर मेटल, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एनोड पे मैंने अपना इम्प्योर मेटल लिया होता है। अब इधर इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है वो होता है सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल का जिसको मतलब रिफाइन करना चाह रहे हो, उस मेटल का सोल्ट सॉल्यूशन। उसमें मेरा एनोड और कैथोड, एनोड पे इम्प्योर मेटल रह जाएगा और कैथोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट एट कैथोड। ओके, इतना समझ आ गया रिफाइनिंग। लास्ट प्रोसेस देख ली। अब गाइस देखते हैं कोरोजन। कोरोजन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट होता क्या है, कोरोजन होता है हमारा, कोरोजन की डेफिनेशन है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर। तो जो आपका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है ना मेटल का, आपका जो मेटल है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट होता है, खराब होना स्टार्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है और कुछ केमिकल्स की वजह से होता है। उसी को मैं कोरोजन बोल देती हूँ। मेटल का डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एयर, मॉइस्चर और केमिकल इज नोन एज कोरोजन। अब एग्जाम्पल के लिए हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जी हाँ, जो रस्ट है मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम बोल देते हैं कि आयरन में जल लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयरन में ही कोरोजन होता है। कोरोजन होता है मेरे सिल्वर में भी। सिल्वर, चांदी अगर आप अपनी मदर से पूछोगे या फिर जो भी ज्वेलरी पहनती है उनसे आप पूछोगे कि कुछ टाइम बाद वो काली पड़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आपकी मदर उस पर ब्रशिंग कराती हैं, सुनार के पास ले जाती होंगी। अब देखो मेरा जो कॉपर होता है उस पर भी कोरोजन होता है, वो ग्रीन कलर की उस पर कोटिंग हो जाती है, फिर उसको रिमूव किया जाता है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए कि भाई देखो ये मेरा कोरोजन हो रहा है, मुझे तो इससे बचना है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग। ये क्या क्या चीज़ें हैं गाइस।
पेंटिंग में बेसिकली आपको पता ही होगा कि हम मेटल्स पे पेंट करते हैं, क्यों करते हैं ये आपको आज पता चल गया, क्योंकि कोरोजन से हमें प्रिवेंट करना है, इसलिए हम अपने मेटल्स को कोट कर देते हैं थ्रू द पेंट। ऑयलिंग, या फिर हम ऑयलिंग कर सकते हैं, तेल लगा देते हैं उन पे ताकि उन पे क्या ना हो, कोरोजन ना हो। ग्रीसिंग भी अगेन उस वही वो हो गया, एक लिक्विड हम उस पे ग्रीस लगा देते हैं। अब गाइस गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन बेसिकली होता है कि आप दूसरे मेटल की लेयर, थिन लेयर चढ़ा दे रहे हो अपने मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग में बेसिकली आप दो मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल जनरेट कर देते हो उसे कोरोजन से बचाने के लिए। जैसे कि मेरा ब्रोंज हो गया, एग्जाम्पल के लिए ब्रास हो गया। ओके गाइस, अब एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो आयरन और जिंक कोटिंग होती है ना। आयरन पे जिंक की हम कोट कर देते हैं, तो उससे ही तो हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं कि भाई हमने बचाने के लिए आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दी। अब जिंक उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। एलॉयज क्या होते हैं गाइस? दिस इज द लास्ट सेकंड टॉपिक, ओके, सो बी केयरफुल। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय मेरे क्या होते हैं गाइस? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये मेरा 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर बोल सकते हैं नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रास, ब्रोंज और सोल्डर, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। ये होता क्या है? ब्रास जो मेरा होता है वो बना हुआ होता है कॉपर और जिंक से। ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज मेरा बना हुआ होता है कॉपर और टिन से। और मेरा जो सोल्डर होता है वो बना हुआ होता है मेरा लेड और टिन से। स्टेनलेस स्टील मेरी बनी हुई होती है आयरन, क्रोमियम और निकल से। अब गाइस एडवांटेजेस हम क्यों कर रहे हैं एलॉय? हमने अभी देखा था कि एलॉइंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? अगेन वी नो डैट कि भाई कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसलिए कोरोजन से बचाने के लिए। हार्ड होता है और मेरा मेटल थोड़ा और हार्ड दिखेगा, फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है मेरा मेटल, है ना। अब चैप्टर की समरी पे आ गए हैं, बिकॉज इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। तो हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी कि भाई देखो रिएक्टिविटीज का ये सीन होता है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजन फरारी, फिर भी वो वाला इफ यू रिमेम्बर दैट, वो वाला सीन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देख लिया, हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। आयनिक इक्वेशन हम देख चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वाला कुछ फंडा याद आया हो तो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हम देख चुके हैं गाइस, कंसंट्रेशन एंड ऑल, है ना, हम सब देख चुके हैं इधर फ्लो चार्ट में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। कार्बन रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन, रिफाइनिंग, कोरोजन प्रिवेंशन और alloys. We have done all the things, and that's it for today's video guys. Thank you, stay tuned and be happy, be connected, stay connected, and that's all. Take care, bye.